नमस्कार दोस्तों, कंगना रनौत को तो आप जानते ही होंगे, द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। अरे वही मोदी भक्त कंगना जो एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जो हमारा 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ था वो आजादी हमें भीख में मिली थी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। असली आजादी कंगना को 2014 में मिली थी। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा है। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। आज से 3 साल पहले ध्रुव राठी ने भी कंगना रनौत के ऊपर वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज किया था, जिस पर ये देवी जी भड़क गई थी। अभी कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, क्या बोला तूने? कोई सेंसेस बात वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वैसे कंगना जी इतिहास की काफी गहरी समझ रखती हैं। अगर ऐसे ही 2-4 नमूने पेश कर दिए भाजपा ने तो देश का तो कल्याण हो जाएगा। एक 12th फेल अपने मनोज शर्मा हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से अपनी कहानी लिखी, और एक ये 12th फेल गांजा फूकने वाली कंगना जी। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मुझे तो लगता है कि गांजा फूक फूक करके इनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। आप खुद सोचो यार, जो इंसान खुद ही मेंटली डिस्टर्ब्ड है वो लोगों के लिए अच्छा काम कैसे करेगा? कंगना इस बात की बहुत अच्छी उदाहरण है कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश जानना आपको नॉलेजेबल और लिटरेट नहीं बनाता। ये दीदी मोदी यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं, जहां आप फेल होते हैं और आपको कुछ नहीं आता तो ही आप टॉपर बन सकते हैं, तो ही आप टॉप कर सकते हैं, तभी आपको बीजेपी में इस देश में बड़ा पद मिलेगा। अरे इनसे अच्छा तो हमारे ध्रुव भाई को टिकट दे देते, इनसे 10 गुना अच्छा काम करके दिखाते। कंगना जी सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर को अच्छे से जानती हैं, वो हैं द कॉपिस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी। भाषणबाजी करना तो मोदी जी से सीखनी चाहिए लोगों को। वो अच्छे से जानते हैं कि लोगों से वोट लेने के लिए उनसे किस तरह के झूठे वादे करने चाहिए, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। 1996 नो कॉन्फिडेंस मोशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्पीच दी थी जो उनके हृदय की गहराइयों से निकली थी, क्योंकि ही वॉज अ राइटर। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और अनपढ़ मोदी जी उनको कॉपी करके सोचते हैं कि मैं लोगों के दिलों में महान नेता बन जाऊंगा। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है, और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काश मोदी जी ने वाजपेयी जी को कॉपी करने की बजाय उनसे इंस्पिरेशन ली होती तो आज लद्दाख में हजारों लोग सोनम वांगचुक जी के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। वो 21 दिन तक नहीं चलता, और ना ही कभी मणिपुर जलता, ना कभी हसदेव के जंगल कटते, और ना ही हमारी बेटियां जो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, वो कभी असुरक्षित होती। इतनी गंदी पॉलिटिक्स मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। 2014 से लेकर के अब तक 25 अपोजिशन लीडर्स जिनके ऊपर करप्शन केसेस चल रहे थे, बीजेपी ज्वाइन करते ही 23 लोगों के करप्शन चार्जेस हट गए, वो निर्दोष साबित हो गए। ये कुछ बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपोजिशन पार्टीज को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, और अब इनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। ये है वॉशिंग पाउडर मोदी, तो सारे करप्शन केसेस एक बार में ही साफ कर देता है, सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करते ही। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बीजेपी के अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, प्रेम कुमार, इनका कहना है कि इस बार अगर 400+ सीटें आती हैं तो हम और हमारी पार्टी संविधान बदल देंगे। संविधान को चेंज करना है। अगर पूरा 410 रहेगा पढ़ना तो आपा जो छावेगा
जो संविधान में संशोधन आप कर पाऊंगा। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं ये लोग। यानी जो लोग संसद में शपथ लेते समय कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, अपने भारत की प्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, वो लोग ही आज पूरे देश भर में कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट आई तो हम संविधान बदल देंगे। कोई मजाक है क्या संविधान? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उन लोगों की भी रक्षा करता है जो संविधान में बिलीव नहीं करते। That is why the Constitution matters, because it works even for those who don't believe in it. ये है हमारा संविधान और इसको लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे इंसान को वोट देना चाहते हो आप? आपको पता है देश में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 4.9% थी और आज वो बढ़कर 10 से 12% हो गई है। इतनी बेरोजगारी, सिर्फ 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 44.4% है। यानी जो हमारे देश का युवा दिन रात रील्स स्क्रॉल करता रहता है, वो पूरे देश में 44% लोग हैं जो बेरोजगार हैं। अब तो बड़े बड़े IIT ग्रेजुएट्स भी बेरोजगार हैं, उनके लिए भी कोई जॉब नहीं। और इस बढ़ती बेरोजगारी में दिल्ली में बेरोजगारी का परसेंटेज कम हुआ, लेकिन उसका भी लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि दिल्ली के CM को ही अरेस्ट करवा दिया। ये है डिक्टेटरशिप। और कुछ मोदी भक्त टीचर हैं जो ध्रुव राठी को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर डिक्टेटरशिप होती तो तुम इस तरीके से घूम नहीं रहे होते, इस तरीके से तुम बोल नहीं रहे होते। अब इन अनभक्तों को कैसे समझाऊं? उस इंसान के पास जर्मन की सिटीजनशिप है, न मोदी न गोदी मीडिया। ध्रुव का बाल भी बांका नहीं कर सकते ये लोग। 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जागृत किया है उस व्यक्ति ने। 4 करोड़ वोटों को बदल दिया उस इंसान ने। पूरे देश की सरकार गिराने की पावर रखता है वो बंदा। सिर्फ एक बंदा ही काफी है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण है ये अनपढ़ जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो सत्ता की भूख को मिटाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। फिर भी इनकी भूख खत्म नहीं होती और बढ़ती जाती है, क्योंकि एक बार जिस इंसान को लालच आ जाता है उसका लालच फिर कम नहीं होता है, बढ़ता है। वैसे भी देश में बेरोजगारी तब तक कम नहीं हो सकती जब तक एजुकेशन और स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जाए, प्रोडक्शन में वृद्धि ना हो, एक्सपोर्ट में ग्रोथ ना हो, इंपोर्ट कम ना हो। अगर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी कम नहीं हो सकती। इसीलिए किसी पढ़े लिखे इंसान को मौका दो। ये तो बोल देते हैं कि हम तो फकीर आदमी है भाई, झोला लेके निकल जाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 150 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर छोड़ करके चला जाएगा ये व्यक्ति। इनकी तो उम्र होने वाली है, आप तो यंग हो ना, तो ज्यादा जिंदगी किसको जीनी है? आपको जीनी है। आपको ही अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा। देश में गरीबी, भुखमरी, इन सब चीजों के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, क्योंकि ना तो आपने कभी सच के लिए आवाज उठाई है, ना कभी सच का साथ दिया है। इसलिए सोच समझकर वोट करें और किसी नए इंसान को मौका दें। धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को मौका नहीं देना है, किसी वेल एजुकेटेड पर्सन को मौका दो और हमारे प्रयास का हिस्सा बनो यार। देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।